इंपोर्ट टैक्स या कस्टम्स ड्यूटी को कैलकुलेट करना अक्सर किसी लीगल भूल भुलैया से कम नहीं लगता, है ना? कई बार तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बस सिर चकरा जाए। लेकिन सच कहा जाए तो इस पूरे गणित को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। आज के इस खास विश्लेषण में कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके एग्जाम्पल्स और हर एक ड्यूटी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बात की जाएगी। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। शुरुआत करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी के बेसिक्स से, फिर समझेंगे कि असेसिबल वैल्यू कैसे तय होती है। इसके बाद ड्यूटी फॉर्मूला के स्टेप्स, एक रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन का उदाहरण, ड्यूटी कम करने की कुछ कमाल की स्ट्रेटजीज और आखिर में ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैथ को बहुत ही लॉजिकल और छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो चलिए सीधा आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, इंपोर्ट ड्यूटी बेसिक्स। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? अक्सर शिपमेंट आने पर अचानक से कोई अनपेक्षित कॉस्ट सामने आ जाती है और पूरा बजट बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर की लेयर्स को समझना कभी-कभी छूट जाता है। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी कोई एक सिंगल फ्लैट टैक्स नहीं है। ये असल में कई अलग-अलग लेवीज का एक कॉम्बो है। इसके कोर कंपोनेंट्स में शामिल है बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज यानी एसडब्ल्यूएस, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी और कुछ खास मामलों में लगने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये सब मिलकर ही फाइनल कॉस्ट तैयार करते हैं। अगर ड्यूटी के कुल खर्च के ब्रेकडाउन पर नजर डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि आईजीएसटी और बीसीडी मिलकर इस फाइनल कॉस्ट का कितना बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। यही वो कंपोनेंट्स हैं जो असली फर्क पैदा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एसेसिबल वैल्यू तय करना। किसी भी परसेंटेज को अप्लाई करने से पहले एक सही बेसलाइन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ एफओबी और सीआईएफ के बीच का अंतर समझना लिटरली सबसे अहम है। एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड, जो सिर्फ सप्लायर से खरीदे गए सामान की कीमत को कवर करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय कस्टम्स हमेशा सीआईएफ वैल्यू के आधार पर ड्यूटी कैलकुलेट करता है। सीआईएफ मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। इसमें सामान की कीमत के साथ समंदर या हवा का किराया और ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सब कुछ शामिल होता है। और इसी सीआईएफ से निकलती है असेसिबल वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये में कन्वर्ट होने के बाद जो फाइनल सीआईएफ वैल्यू बनती है, वही कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेशन की एकदम पक्की बुनियाद होती है। अगर इसे बिल्कुल सटीक तरीके से निकाल लिया जाए तो वैल्यूएशन से जुड़े विवादों और भारी भरकम पेनल्टी से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। तो बेसलाइन सेट हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्टेप बाय स्टेप ड्यूटी फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कि ये टैक्स सिस्टम एक के ऊपर एक कैसे काम करता है। इसे एक कैस्केडिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले असेसिबल वैल्यू यानी सीआईएफ तय होती है। फिर उस असेसिबल वैल्यू पर बीसीडी कैलकुलेट की जाती है। तीसरा स्टेप है उस बीसीडी के अमाउंट पर 10% का एसडब्ल्यूएस लगाना। इसके बाद असेसिबल वैल्यू, बीसीडी और एसडब्ल्यूएस, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे आईजीएसटी का बेस तैयार होता है। और फाइनल स्टेप में इस पूरी जुड़ी हुई रकम पर आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि कस्टम्स ड्यूटी एक कैस्केडिंग टैक्स है। टैक्स के ऊपर टैक्स। आईजीएसटी का कैलकुलेशन सिर्फ सामान की बेस वैल्यू पर नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें पहले से लगी हुई कस्टम्स ड्यूटी और सरचार्ज भी शामिल हैं। इसी वजह से जो फाइनल ड्यूटी का अमाउंट है वो कंपाउंड होकर काफी बड़ा हो जाता है। अब इस थ्योरी और फॉर्मूले को एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी के साथ समझते हैं। सेक्शन 4, एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन का उदाहरण। मान लीजिए राजेश नाम के एक कारोबारी का इलेक्ट्रॉनिक्स को बिजनेस है और वो 2000 रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं। इन फ़ोन्स की कुल सीआईएफ वैल्यू है 50 लाख रुपए। अब देखते हैं कि इन पर लैंडेड कॉस्ट कैसे काम करेगी। अगर हम चीन और वियतनाम के ड्यूटी ब्रेकडाउन की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। अगर फ़ोन चीन से आ रहे हैं जहां कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है, तो 10% बीसीडी और उस पर एसडब्ल्यूएस देना ही होगा। लेकिन अगर वही इंपोर्ट वियतनाम से किया जाए तो इंडिया आसियान एफटीए के जादू से बीसीडी और एसडब्ल्यूएस पूरी तरह से ज़ीरो हो जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, इसके कारण आईजीएसटी का बेस भी काफ़ी सिकुड़ जाता है, जिससे फाइनल टैक्स में भारी गिरावट आती है।
और इसका रिजल्ट देखिए, पूरे 6,49,000 रुपए की डायरेक्ट बचत। है ना अमेजिंग? सही गणित जानने और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्मार्ट इस्तेमाल करने से एक सिंगल शिपमेंट पर सीधे 9.2% कॉस्ट कम हो गई। नॉलेज की असली ताकत यही है। अब जब हमने ये सेविंग्स देख ही ली हैं, तो सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूटी कम करने के प्रैक्टिकल तरीके और स्मार्ट रणनीतियां। स्मार्ट बिजनेस कुछ खास प्रो टिप्स को हमेशा फॉलो करते हैं, जैसे कि ओरिजिन के बेस पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का पूरा फायदा उठाना, सही समय पर इंपोर्ट करने के लिए पुराने ड्यूटी रेट्स की हिस्ट्री पर नजर रखना, अगर एक साथ कई आइटम्स आ रहे हैं तो बल्क CSV कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करना, और हाँ, मल्टी ईयर सप्लाई चेन प्लानिंग करना किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रखने के लिए बिल्कुल मस्ट है। एक और चीज जो लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो है EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्टेटस। नॉर्मल ड्यूटी में तो पोर्ट पर भारी कैस्केडिंग टैक्स लगते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन को खा जाते हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर 100% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी करता है तो EOU स्टेटस की वजह से कच्चे माल पर कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। मतलब ड्यूटी का भारी भरकम बोझ एकदम खत्म। सब कुछ कैलकुलेट होने और शिपमेंट के आने के बाद बारी आती है आखिरी लॉजिस्टिकल स्टेप की, सेक्शन 6 कस्टम्स ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान। ये पूरा प्रोसेस भारतीय कस्टम्स के iSCATE पोर्टल पर बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है। बस पेमेंट पोर्टल पर लॉगिन करके आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक करनी होती है। वहां से सही चालान सिलेक्ट करके किसी ऑथराइज्ड बैंक के जरिए पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। पेमेंट होते ही जो रसीद जनरेट होती है, उसके प्रिंट होते ही कस्टम्स से आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर मिल जाता है और सामान कस्टम्स एरिया से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इस एक शिपमेंट के लिए ड्यूटी कैलकुलेट नहीं करता, मैं ड्यूटी के ट्रेंड्स के आधार पर अगले 2 सालों की सप्लाई चेन प्लान करता हूँ। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि स्मार्ट प्लानिंग सिर्फ एक बार टैक्स चुकाने के बारे में नहीं है। ये जानकारी का सही इस्तेमाल करके मार्केट में एक लंबी और सॉलिड बढ़त बनाने के बारे में है। तो अपनी अगली सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी बनाते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें।